हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। हम लोग आज से सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे उन पेपरों को आज से सभी पेपर लगभग में सभी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। और एक बात बता दें, इस क्लास में मैं सीडीपी और हिंदी को सॉल्व करेंगे। और चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक बार और बता दें, इसमें देखिए ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने लिया है ये 2018 में जो पेपर हुआ था सीटेट का वही मैंने ले लिया है। और इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पे जो कक्षा 1 से 5 तक जो पेपर होता है वही पेपर मैंने लिया है। उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें पढ़िए। पहले हम लोग सीडीपी सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन सभी आते हैं, सभी इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, पाँचों सब्जेक्ट से 30 क्वेश्चन बनते हैं। उन 150 क्वेश्चन जो होते हैं टोटल, उन 150 क्वेश्चनों में से मैं 60 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है, पढ़िएगा। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना क्या है बताइएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा संज्ञानात्मक सहकार्य। संज्ञानात्मक सहकार्य ये है, ये कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, संज्ञानात्मक कार्य। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें देखिएगा इसके मैं इसको कुछ फैक्ट के तौर पर मैं पढ़ता हूँ और ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक सहकार्य है। कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल, सहज तथा उद्देश्यपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। कहाँ से, इसका ऑप्शन याद रखिएगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिएगा, इसमें मैं कुछ फैक्ट पढ़ता हूँ, याद रखिएगा इसको भी। देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। बालक पहले अक्षरों और फिर शब्दों और अंत में वाक्यों को सीखता है, अतः इसके मध्य सहचर्य होना अति आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, याद रखिएगा। समावेशी शिक्षा में जो सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं, ये दोनों प्रकार के छात्र इसमें शामिल होते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिएगा मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिएगा, समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र अध्ययन करते हैं। समावेशी विद्यालय ऐसे संसाधन कक्ष का निर्माण करते हैं जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। क्या, सामान्य बच्चों के साथ साथ विशिष्ट बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे कक्ष का संसाधन युक्त, शिक्षण सहायक सामग्री युक्त तथा संसाधन शिक्षक युक्त होते हैं, जहां विशिष्ट बालक अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। कौन सा पद परिभाषित करता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गणना दोष। क्या होता है इसमें, गणना दोष। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनता है। यहाँ से जो अक्षमता वाले क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है, याद रखिएगा। इसको मैं पढ़ रहा हूँ। गणना दोष गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है। गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया।
क्या कहा जाए, डिस्कैलकुलिया कहा जाता है। इस प्रकार के अक्षमता वाले बच्चे में अंकगणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को सीखने समझने में कठिनाई, दिशा ज्ञान का अभाव या अल्प समझ, नकद अंतरण या भुगतान संबंधी समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 यहाँ पे दिया गया, ऊपर पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, इसमें इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। संवेदनशीलता क्या है, संवेदनशीलता है, इसका ऑप्शन डी लगाइएगा, संवेदनशीलता। और याद रखिएगा, इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, समावेशी की सफलता के लिए संवेदनशीलता अत्यंत आवश्यक है। यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय और शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को समाज के अन्य सदस्यों से अलग ना समझें तथा आज में अपने आप को समायोजित कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पढ़िएगा, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व नहीं है पूछा गया है। देखिएगा, संवेग का तत्व नहीं है, इसमें देखिएगा व्यवहारात्मक संवेग का तत्व है, दैहिक भी है और संज्ञानात्मक भी है। कौन सा नहीं है, इसका ऑप्शन संवेदी ये हो जाएगा, संवेदी नहीं है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका क्रम अक्सर पूछ दिया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा गया है तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले ज्ञान होता है। क्या होता है, सबसे पहले ज्ञान होता है, उसके बाद में अवबोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, उसके बाद में विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डी लगाइएगा। ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण होता है, संश्लेषण और मूल्यांकन सबसे लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पढ़िएगा, मैं ऑप्शन यहाँ पे छिपा दे रहा हूँ, आंसर इसमें दिए गए हैं तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ और आंसर को मैं छिपा देता हूँ। ठीक, हर क्वेश्चन में यही करूँगा। और देखिएगा तो इससे आप लोग आंसर अपना लगा लीजिएगा, उसके बाद में गलत होगा तो मैं नीचे सही करवा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता पूछा गया, कौन सा है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया स्वेच्छाकारी, यही इसका ऑप्शन ए, इसका ऑप्शन नहीं होगा। बाकी देखिएगा जनतांत्रिक ये तो होगा, और सी ऑप्शन में दिया गया सहानुभूतिपूर्ण, ये भी होगा, और डी ऑप्शन में दिया गया मनचानी सूचनाएं वाला, ये भी होगा। इसका ऑप्शन एक नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें देखिएगा, इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ और इम्पॉर्टेंट है कुछ। देखिएगा, इसमें दिया गया है स्वच्छतापूर्ण शिक्षण वातावरण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है। प्रभावशाली व आनंददायक वातावरण में किए गए शिक्षण का प्रतिफल अधिगम के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इसलिए शिक्षण का वातावरण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगात्मक तथा वांछनीय सूचनाएं देने वाला होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 का लगाइएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था, विक्टर ब्रूम ने दिया था। किसने, विक्टर ब्रूम ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। किस परिवार से संबंधित है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा किससे संबंधित होगा। 10 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण से होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, ये सूचना प्रक्रियाकरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। 11 नंबर दिया गया है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, कौन सा उपयोगी है बताइएगा। पहला ऑप्शन दिया गया है कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। कौशल अंतरण एक उद्देश्य है ना कि कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। इसका ऑप्शन ए जो दिया गया है इसका देखिएगा, ए ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है, तो इसका ऑप्शन ए लगाइएगा, यही उपयोगी होगा, बाकी उपयोगी नहीं होंगे, बाकी उपयोगी नहीं होंगे। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़िएगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण का सूत्र नहीं है ये पूछा गया है। देखिए याद रखिएगा 12 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं सरल से कठिन की ओर, ये तो है। बी ऑप्शन में दिया गया अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी है। और सी ऑप्शन दिया गया है दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी होगा। और यहाँ पे जो दिया गया डी में निगमन से आगमन की ओर, ये नहीं होगा, आगमन से निगमन की ओर होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। यहीं पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, और इसमें देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। इसका दिया गया है, देखिए इसको एक्सप्लेन किया गया है। हर्बर्ट स्पेंसर तथा कामेनियस ने निम्न प्रकार के शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया है। देखिए कौन कौन से शिक्षण है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिएगा, पहला दिया गया सरल से कठिन की ओर, ये तो मैंने पढ़ा अभी ऑप्शन में दिया था। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये भी होता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये भी होता है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी होता है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी होता है। दृश्य से अदृश्य की ओर, ये भी होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी होता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये भी होता है। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, ये भी होता है। और यहाँ पे एक दिया गया है, देखिएगा 2 हैं और भी, क्या है, इसको काटते हैं। अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, ये भी होगा। और प्रकृति का अनुसरण, ये भी होता है। तो इस प्रकार से इसका 11 होंगे इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 13 नंबर दिया गया है, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे जूम करते हैं तो और अच्छे से क्लियर दिखेगा। इतना हो गया जूम, ठीक। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का प्रथम पद याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना बनाना, क्या होता, योजना बनाना होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा, ऊपर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन शामिल है, कौन शामिल है बताइएगा। ये इसका डी ऑप्शन जो दिया गया अन्वेषण, यही इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण शामिल है इसमें, बाकी कोई नहीं शामिल है। और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, इसको मैं पढ़ता हूँ थोड़ा सा, देखिएगा। बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों विभाजित किया गया है। सोपानों में से विभाजित किया गया, देखिएगा, अन्वेषण है, और प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण अथवा परिपाक है, और वर्णन अथवा अव्यक्तीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अब पढ़िएगा। देखिए दिया गया शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, क्या, कैसे संभव होगा, देखिएगा। इसका ऑप्शन जो दिया गया ए में क्या है, इसको ए को पढ़ते हैं। ए क्या है, जब खंड व संकुलन संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये तो बात सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी सही है।
तो इसका देखिएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन डी लगाइएगा, ए बी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगर जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको किसी ने बुलाया तो क्या करोगे, हाँ कहोगे ना, हाँ कहोगे तो क्या करोगे, ध्वनि संवेदना, क्या ध्वनि संवेदना प्रकट करोगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ध्वनि संवेदना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखिएगा इसमें देखिए थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ इसको और एक्सप्लेन हो जाएगा क्वेश्चन। ये ज्ञानेंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो सर्वप्रथम वह हाँ में जवाब देगा। क्या देगा, हाँ में जवाब देगा, अर्थात वह अपनी अनुक्रिया संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। वह अपनी अनुक्रिया ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पढ़िएगा, 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है। प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि, एक अवधि निश्चित है, एक पेपर में अवधि जरूर पूछी जाती है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 से 7 साल होती है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 से 7 साल। और इसमें याद रखिएगा इसकी और भी अवधि हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सभी अवधि को याद रखिएगा। इसमें 4 अवधि होती हैं। कितनी, पियाजे के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास है जो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी अवस्थाओं से होकर गुजरती हैं देखिएगा। पहली अवस्था कौन सी है, संवेगात्मक अवस्था। संवेगात्मक अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेगात्मक अवस्था, याद रखिएगा। उसके बाद में कौन सी आती है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल होती है। अभी ये क्वेश्चन यही पूछा गया था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो इसकी अवधि 2 से 7 वर्ष होती है, याद रखिएगा। और तीसरा ऑप्शन, तीसरा क्या है, तीसरा देखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा देखिएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सबसे लास्ट में कौन सी आती है 4 नंबर पे, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है, याद रखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है 18 का क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा। देखिए, भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी ऑप्शन दिया गया। विज्ञान की काल्पनिक अवस्थाओं में अधिक रुचि, ये तो होता है। और बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, ये भी होता है। काल्पनिक भयों का अंत, ये भी होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं होता है। भविष्य की योजना की सूझबूझ, यही नहीं होता है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है। याद रखिएगा, भाषा विकास से, भाषा का जहां पर नाम आ जाए भाषा विकास का, आंख मीच के लगा देना है नोम चॉम्स्की। कौन होंगे, नोम चॉम्स्की होंगे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 19 का सी ऑप्शन लगाइएगा, नोम चॉम्स्की। और इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। नोम चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना है कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचनाओं का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिससे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या दिया गया है, 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्ष से सिद्ध किया है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्ष से सिद्ध किया, शीर्ष कौन सा शीर्ष था इनका बताइएगा।
इनका शीर्ष था अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थॉर्नडाइक सीटेट के एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिएगा क्या है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत शीर्षक से सिद्ध किया है। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इनके अनुसार सीखने के लिए पुनर्बलन केंद्रीय तत्व हैं तथा अनुक्रिया का संतोषजनक परिणाम ही उद्दीपक अनुक्रिया बंधन को सुदृढ़ कर सकता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। किस आयु वर्ग में होती गिरोह अवस्था? याद रखिएगा, जो 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, जो 8 से 10 वर्ष और समाजकरण से होती है, यही इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और इसमें पढ़िएगा, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। गिरोह अवस्था 8 से 10 वर्ष एवं विलंब विकास समाजीकरण से संबंधित है। 8 से 10 वर्ष की आयु में बालक अपने समूह का सक्रिय सदस्य बन जाता है, जो किशोरा अवस्था में चरम पर पहुंच जाता है। गिरोह अवस्था समाजीकरण से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी तृतीय अवस्था पहुंची गई है? देखिए, अभी मैंने पढ़ी थी, कौन सी थी तृतीय अवस्था? तृतीय अवस्था कौन सी है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये तो चौथी थी, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यही तीसरी थी, ये तीसरी थी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? याद रखिएगा, अधिगम की इच्छा कौन शामिल नहीं? अधिगम की इच्छा शामिल है, प्रेरणा शामिल है, रुचि भी शामिल है। ये ए, बी और सी तीनों शामिल है, लेकिन डी ऑप्शन में दिया गया है विषय वस्तु का स्वरूप ये शामिल नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, देखो ऊपर 24 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। निम्न में से सामाजिक मूल्य का कौन सा है? सामाजिक मूल्य का कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है बताइएगा। देखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, सहायता परक व्यवहार जो दिया गया है, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सहायता परक व्यवहार। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से शामिल हैं। देखिएगा, प्रमुख सामाजिक मूल्य इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? मैत्री भाव है, समाजवाद है, भाईचारा है, टीम भावना है, कर्तव्य भावना है, और सहानुभूति है, संयोग है, समाज सेवा है, और सामाजिक उत्तरदायित्व आदि, ये सभी शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? किसके उदाहरण है बताइएगा, किसके हो जाएंगे? इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वतः शोध के हैं। किसके? 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, स्वतः शोध के हैं। किसके? स्वतः शोध के हैं। याद रखिएगा, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन 26 नंबर, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। किस पर ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं? यह किसने कहा?
ये किसने कहा था बताइएगा, इसका याद रखिएगा। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 का इसमें नहीं नहीं ये नहीं होगा, इसमें सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, या किसने कहा था। इसमें जो ऑप्शन जो दिए गए हैं स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस और डी में दिया गया एमएल बग्गी, ये कोई नहीं होंगे। इसका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन है कौन, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन है बताइएगा, गेट्स, इनका नाम है गेट्स, याद रखिएगा गेट्स हैं, इन्होंने दिया था। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा था, गेट्स ने कहा था। याद रखिएगा कौन है, गेट्स हैं, याद रखिएगा गेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ भी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन गेट्स व अन्य लोगों का है, गेट्स व अन्य के हैं, अतः इसका विकल्प कोई नहीं होगा। ठीक, याद रखिएगा इसका विकल्प कोई नहीं सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है 27 नंबर दिया गया है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगर थार्नडाइक के प्राथमिक नियम पूछे जाएं या प्रमुख नियम पूछे जाएं तो इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा, क्या है, एटीपी। याद रखिएगा एटीपी, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत, ऐसे हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत, और टी से क्या हो जाएगा, तत्परता का सिद्धांत, और पी से हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, प्रभाव का सिद्धांत, याद रखिएगा। तो इसमें कौन शामिल नहीं है, देखिएगा अभ्यास का नियम शामिल है, प्रभाव का नियम शामिल है, तत्परता का नियम शामिल है। जो ए ऑप्शन दिया गया ये नहीं शामिल होगा। सहायता क्या लिखा, सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, ये शामिल नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा गया था, नहीं शामिल है, तो नहीं, ये वाला नहीं शामिल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, और यहाँ भी दिया गया, देखिए इनके मुख्य गौण 5 नियम है और मुख्य 3 नियम है। मुख्य कौन कौन से 3 नियम है, अभी मैंने बताया था एटीपी, इनको याद रखिएगा, ट्रिक से याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं। एटीपी, ए से अभ्यास का नियम, टी से क्या होता है, तत्परता का नियम, और पी से प्रभाव का नियम, याद रखिएगा। ठीक है, और गौण नियम कितने होते हैं, गौण 5 नियम है। थार्नडाइक के अनुसार गौण कितने नियम है, 5 नियम है। इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से 5 हैं, देखिएगा। पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, ये भी है, ये है, और मनोवृत्ति का नियम ये है, आंशिक क्रिया का नियम है, और सदृश्यता का नियम है, और कौन सा है 5 नंबर पे दिया गया, सहचारात्मक रूपांतरण का नियम। ये सभी 5 इनको गौण नियम है और 3 मुख्य नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, किस पर बल देता है, याद रखिएगा। देखिएगा इसको अब लगाइएगा, इसमें व्यवहार पर, किस पर, व्यवहार पर बल देता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, ए व्यवहार पर बल देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होता है, नैमित्तिक अनुबंधन। क्या होता है, नैमित्तिक अनुबंधन, लगाइएगा नैमित्तिक अनुबंधन होता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। पढ़िएगा क्या है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है, कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। इसका जो ऑप्शन ए दिया गया है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। किससे, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या 30 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यही नहीं होता, बाकी सभी हैं, याद रखिएगा। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, हाँ ये सही बात है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। डी ऑप्शन दिया गया है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, हाँ बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला नहीं शामिल है, बाकी सभी शामिल हैं। अब 30 क्वेश्चन थे सीडीपी के,
30 क्वेश्चन मैंने सीडीपी के देख लिए हैं, 30 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट, हिंदी का जो 30 क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, हिंदी में क्या है, ये भाषा प्रथम है, 2 भाषाएं होती हैं, तो या तो इंग्लिश लीजिए या तो संस्कृत लीजिए, 2 भाषाएं होती हैं, ये कंपलसरी होती है सभी के पास में। तो हिंदी को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। देखिएगा हिंदी क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया हिंदी का 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर दिया गया, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, याद रखिएगा, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया गया है शिवराज भूषण, भूषण की है, शिवराज भूषण किसकी है, भूषण की है, ये तो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन दिया गया है शब्द रसायन देव, शब्द रसायन किसकी है, देव की है, ये भी सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी है, निराला की है, बिल्कुल सही है। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ये नहीं है, ये नहीं मिलान का अर्थ खाता है, बाकी सभी करेक्ट हैं, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उद्धव सार्थक है किसकी, याद रखिएगा किसकी है, देखिए यहाँ पे दिया गया जगन्नाथ रत्नाकर की है, किसकी है, जगन्नाथ रत्नाकर की है। ठीक, याद रखिएगा किसकी, जगन्नाथ रत्नाकर की है उद्धव शतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, लेखक और उसकी कृति में कौन सा युग्म गलत है, लेखक और उसकी कृति में कौन सा युग्म गलत है, गलत पूछा गया है। बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यान की है, बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यान की है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है, ये भी करेक्ट है। और आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद की, ये भी सही है। और दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की है, ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दर्शन दिग्दर्शन है किसकी, देखिए यहाँ पे दिया गया ये किसकी, राहुल संकृत्यान की है, दर्शन दिग्दर्शन है जो राहुल संकृत्यान की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं इसको। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया, कौन सा वाक्य अशुद्ध है, गलत कौन सा है। देखिए वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। और बी ऑप्शन है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ है, यानी कि ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। और सी ऑप्शन देखिए दिया गया है, ऊपर दिया गया है, इसको यहाँ से देखते हैं सी ऑप्शन को, सी और डी ऊपर दिए गए हैं। अब इसको देखते हैं क्या है, हाँ मेरा यही विचार है, ये गलत है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। हाँ मेरा विचार है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, इसको देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक होना चाहिए था, हाँ के बाद विस्मयादिबोधक होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये लगा होना चाहिए था, तो सही होता, अन्यथा ये गलत हो गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, कौन सा है बताइएगा, चिरंतन, कौन सा शब्द है जो भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, ये पूछा गया है 34 का। देखिएगा चिरंतन ये तो सही है, शाश्वत भी सही है और सनातन भी सही है, लेकिन अधुनातन जो दिया गया है डी ऑप्शन में ये नहीं सही होगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, अधुनातन। अधुनातन का मतलब क्या होता है, अधुनातन का अर्थ क्या होता है, अधुनातन का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, आज तक का घटित काल क्या होता है, अधुनातन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का विलोम पूछा गया, अर्वाचीन का क्या होता है, अर्वाचीन का प्राचीन होता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। देखिए ग्रहणी, ग्रहणी ये तो ग्रहणी सही है,
और सी ऑप्शन दिया गया है विभीषण, ये भी सही है। और डी में दिया गया है डी भी सही है, जगत गुरु ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। और बिरहिणी होता है, यहाँ पे जो डी ए ऑप्शन दिया गया है बिरहाड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता है, बिरहिणी लिखा जाता है। इसमें छुट्टी की पाई लगी होनी चाहिए थी हमें, इस यहाँ पे ऐसे पाई लगी होनी चाहिए थे हमें, तो सही होगा, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ भी दिखाया गया एक्सप्लेनेशन में, बिरहिणी ऐसे लिखा जाता है, नहीं, बिरहिणी शब्द का अशुद्ध लिखा हुआ है और बिरहिणी ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा है बिरहिणी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ भी गलत पूछा गया है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये भी गलत, ये तो सही होगा। लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये तो सही है। 37 का ये भी सही होगा। और बी क्या है, सब्ज बाग दिखलाना, इसका मतलब क्या है, हरा भरा करना। हरा भरा करना नहीं होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरा भरा करना नहीं होता है, हरा भरा करना नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, लुटिया दिखाने का मतलब क्या होता है, सब्ज बाग दिखलाना, इसका लालच देकर बहकाना, क्या होता है, इसमें होता है लालच देकर बहकाना, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन, मेरी भवबाधा हरो राधा नांगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। उपयुक्त में दोहे में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है। इसमें याद रखिएगा, इसमें बिहारी के अनुसार, जो बिहारी कवि हैं, बिहारी के अनुसार इसमें देखिएगा, बिहारी के अनुसार श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार दोनों होंगे, तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी और डी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे दिया गया बिहारी के अनुसार क्या है, बिहारी के अनुसार श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िएगा 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, गौशाला में कौन सा समास है। गौशाला में कौन सा समास है, याद रखिएगा, गौशाला में कौन सा समास होगा, याद रखिएगा 39 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गौशाला, ठीक, गौ की शाला, गौ की शाला हो जाएगी गौशाला। देखिए यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, गौशाला का विग्रह क्या हो जाएगा, गाय के लिए स्थान, यानी कि गाय के लिए स्थान होगा, तो इसका यही विग्रह हो जाएगा, गाय के लिए स्थान। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन दिया गया है, देशभक्ति कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा बताइएगा। इसमें हो जाएगा देश के लिए भक्ति, ठीक है, नहीं, देश की भक्ति होगा, यहाँ पे देश की भक्ति लगाइएगा, इसका विग्रह हो जाएगा देश की भक्ति, देश की भक्ति। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, की, यहाँ पे कारक क्या निकला, की, का की के संबंध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा काकी के, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास लगाइएगा। यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। अगर यहाँ पे तत्पुरुष दिया है तत्पुरुष लगाइए, अगर यहाँ पे संबंध होता तो संबंध तत्पुरुष समास लगाते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या है क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा उपसर्ग, प्राक, याद रखिएगा प्राक ऐतिहासिक होता है, इसमें प्राक उपसर्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा, तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है, याद रखिएगा, ये तुलसीदास किसकी कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, इसका ऑप्शन लगाइएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ये कब कविता दी गई थी, ये दी गई थी 1938 में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये कविता 1938 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है,
बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बही धन कार। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बही धन कार हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी होगी? संधि पूछी है तो विसर्ग संधि होगी। कौन सी? इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 44 नंबर दिया गया है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास पूछी गई, किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द? पुल्लिंग शब्द पूछा गया, कौन सा होगा? पहिया होता है, तो पहिया क्या हो जाएगा? पहिया ही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी लिखावट और मझधार और पखावज ये सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग शब्द होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अगले क्वेश्चन अब यहाँ से देखिएगा 46 से। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या गद्यांश दिया गया है? 46 से 47 तक जो प्रश्न होंगे गद्यांश पर आधारित होंगे। दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को छांटिए। देखिए, इसको मैं पढ़ता हूँ। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है, जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। निरंतर अभ्यास करोगे तो बिल्कुल ही अभ्यास करोगे तो अच्छा होगा। एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन जाता। एक दिन में क्या होता? कोई अच्छा नहीं वक्ता बन जाता। बिल्कुल सही बात है। तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं हो पाती। बिल्कुल सही बात है। एक दिन में कोई भाषा पर कोई पकड़ नहीं हो पाती है। इसी अभ्यास से स्वामी विवेकानंद ने जिस संप्रेषण कला का विकास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका वासियों को चकित और मोहित कर दिया था। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। 46 और 47 इसी पर आधारित क्वेश्चन है। देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन दिया होगा। अब इसको पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन? 46 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। संप्रेषण कला क्या नहीं है? संप्रेषण कला क्या नहीं है? याद रखिएगा, संप्रेषण कला क्या नहीं है? 46 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अलंकरण। अलंकरण नहीं है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अब इसको देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभी मैंने पढ़ा है गद्यांश में, क्या था? संप्रेषण कला का विकास अभ्यास से होता है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही विकास होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। अगला जो दिया गया है 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्न में से संयुक्त कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन पूछा गया, कौन सा नहीं है? देखिए, छत्र और ज्ञा ये सभी होते हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो दिया गया ये नहीं होता है। ठीक है, ये स्पर्श व्यंजन होता है। नहीं, स्पर्श नहीं होता है तो हाँ, तो यहाँ पे देखिएगा ए बी, यहाँ पे बी डी और सी ये नहीं होंगे। बाकी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये संयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? देखिएगा, मृत्युंजय पद में समास पूछा गया, कौन सा नहीं होगा? नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे इसमें मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास होता है। बाकी इसमें ये द्विगु समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास ये कोई नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं काटिए। ठीक, नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पे मृत्युंजय पद में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है, मृत्युंजय शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव,
ठीक, जहाँ पे देवी देवताओं के नाम हो वहाँ पे आँख मीच के लगा देना बहुरी समास। जब दो शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाएं तो वही बहुरी समास होता है। इस समास में दोनों शब्द प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा और को संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है? अलंकार में अलम, याद रखिएगा अलम, अलम उपसर्ग होता है अलंकार में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर क्वेश्चन। 50 तो हो गया है। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द पद परिचय दीजिए। देखिए यहाँ पे या के नीचे अंडरलाइन किया गया है, जो यहाँ पे या के नीचे रेखा खींची गई है, ठीक है, वो क्या है देखिएगा, ये तो एक सर्वनाम है। क्या है, एक सर्वनामिक विशेषण है, बिल्कुल सही बात है। और पुस्तक विशेष से है, बिल्कुल सही बात, पुस्तक क्या है, विशेष से है। और एक वचन स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 51 का ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विशेषण शब्द का विलोम क्या होगा? विशेषण का विलोम क्या होता है? विशेषण का संश्लेषण होता है, याद रखिएगा, विशेषण का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिएगा अगला क्वेश्चन ऊपर दिए गए हैं, नहीं इधर होंगे। 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा और हा भी होता है। सा, सा और हा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर देखिएगा। अत्यधिक का विलोम क्या है? अत्यधिक क्या होता है? अत्यधिक का विलोम क्या होता है? इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, अत्यधिक का अत्यल्प। अत्यधिक का अत्यल्प होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रित का विलोम क्या होगा? रित का क्या होता है? रित का अनरत, रित का अनरत होगा। इसका ऑप्शन ए लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। संकल्प शब्द में उपसर्ग पूछा गया, कौन सा होगा? सम, इसमें सम उपसर्ग होगा। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 57 का ए लगाइएगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सम। अगला देखिएगा, अगला दिया गया है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ, नहीं मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इस वाक्य में वाच्य होगा, कौन सा वाच्य है? देखिए जहाँ पे नकारात्मकता का बोध हो, नकारात्मकता का बोध हो, वहाँ पे सीधे लगा देना भाववाचक वाक्य होगा, भाववाचक होगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक वाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य? भाववाचक। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर पढ़िएगा। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तद्भव और तत्सम का मेल कौन सा गलत है, ये पूछा गया। देखिए लौंग का लवंग, ये तो सही है। आंत का आंत्र होता है, बिल्कुल सही है। और लुनाई का लवणता नहीं होता, लुनाई का लवणता नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और आयसु का क्या दिया गया? आयसु का आदेश ये भी होता है, डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा सी नहीं होता है, बाकी सभी सही हैं। अगला देखिएगा, देखिए लुनाई का मतलब क्या होता है? लुनाई का लवणता नहीं होता, याद रखिएगा, लुनाई का लवणता मेल नहीं खाता है, अन्य सभी सही हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? याद रखिएगा, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, ये तो सही है। बी ऑप्शन दिया गया है।
रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन किसकी? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, ये भी सही है। सी ऑप्शन दिया गया स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसकी? लक्ष्मी नारायण मिश्र की, ये नहीं है, लक्ष्मी नारायण की मिश्र की नहीं है। और अशोक के जो फूल हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ये भी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगी, ये मेल नहीं खाता, बाकी सभी युग्म क्या है? सही है। और इसको मैं पढ़ता हूँ, ये किसकी है देखिएगा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है, और जिसमें स्कंदगुप्त तथा देवसेना के पवित्र प्रेम का वर्णन किया गया है, अतः सी इसका युग्म गलत है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और एक बात बता दीजिएगा, मैं इसमें 2 सब्जेक्ट करवाता हूँ। कौन कौन सी? CDP और हिंदी का प्रैक्टिस सेट इसमें करवाता हूँ। ठीक है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट इसमें, हिंदी और CDP का प्रैक्टिस सेट होता है। इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर फुल प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि फुल प्रैक्टिस सेट करवाइए, तो मैं फुल लेकर आऊँगा आपके सामने। और जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं सीटेट के, सभी पेपर लगभग में सॉल्व करने वाले हैं, और अंत तक तैयारी कीजिएगा। प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन लगभग में सभी आते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।